क्या आप कभी सोच सकते हैं कि जिस इमारत में आप रहते हैं वहीं कोई सीरियल किलर भी रह सकता है? क्या आप सोच सकते हैं कि आपके पड़ोसी की मुस्कान के पीछे छुपी हो सकती है एक दिल दहला देने वाली सच्चाई? आज हम बात करने जा रहे हैं साउथ कोरिया की एक ऐसी थ्रिलर फिल्म की जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, द नेबर्स। एक ऐसी कहानी जहां खामोशी में चीखें गुम हो जाती हैं और पड़ोसी बन जाते हैं गवाह, खलनायक और कभी-कभी हीरो भी। कहानी की शुरुआत एक मासूम बच्ची से होती है। किम एक मिडिल स्कूल की छात्रा है। क्लास खत्म होने के बाद वो स्कूल के बाहर अपनी माँ का इंतज़ार कर रही होती है। तभी उसकी माँ का फ़ोन आता है और उसे पता चलता है कि उसकी माँ आज किसी कारणवश उसे लेने नहीं आ पाएगी। ये जानकर किम अकेले ही घर की ओर निकल पड़ती है। अचानक एक गाड़ी उसके पास आकर रुकती है। गाड़ी में उसका पड़ोसी सूंग बैठा होता है। चूंकि सूंग उसे जानता था और पड़ोसी था, किम बिना किसी डर के उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। दोनों थोड़ी ही देर में उसी अपार्टमेंट बिल्डिंग में पहुंचते हैं जहां वो रहते हैं। अपार्टमेंट पहुंचने के बाद किम लिफ्ट के लिए सूंग को धन्यवाद कहकर अपने फ्लैट की ओर बढ़ती है, लेकिन तभी सूंग पीछे से उसे पकड़ लेता है। वो उसे ज़बरदस्ती अपने फ्लैट में ले जाता है। कुछ देर बाद एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय डोजी सूंग के फ्लैट में पिज़्ज़ा लेकर आता है। यह पिज़्ज़ा सूंग ने खुद के और किम के लिए ऑर्डर किया था। वह किम से पिज़्ज़ा खाने के लिए कहता है, लेकिन किम डरी हुई है और लगातार रो रही होती है। वह सूंग से उसे छोड़ने की गुहार करती है, लेकिन सूंग उसकी एक नहीं सुनता। पिज़्ज़ा खत्म होते ही सूंग किम को घसीटते हुए कमरे के पीछे ले जाता है और फिर 10 दिन बाद पुलिस को किम की लाश टुकड़ों में कटी हुई हालत में एक सूटकेस के अंदर मिलती है। ये सूटकेस लावारिस हालत में पड़ा था। जब टीवी पर किम की हत्या की खबर चल रही थी, तभी एक सूटकेस शॉप का मालिक मिस्टर लिम वही खबर देख रहा होता है। जैसे ही वह सूटकेस की तस्वीर देखता है, उसे सूंग की याद आती है, जिसने ठीक 10 दिन पहले उसी रंग और डिज़ाइन का सूटकेस उससे खरीदा था। मिस्टर लिम को सूंग की याद इसलिए आई क्योंकि वह उनके उन चंद ग्राहकों में से एक था जिसने कभी भी सौदेबाजी नहीं की थी। सूंग ने जिस तरह बिना कोई दाम घटाए सूटकेस खरीदा था, वो बात लिम को अब साफ साफ याद आने लगी। जैसे ही उन्होंने टीवी पर किम की हत्या और सूटकेस की खबर देखी, उन्होंने तुरंत पुलिस को फ़ोन करने के लिए अपना मोबाइल निकाला, लेकिन तभी उनकी पत्नी ने टोका, आप इन मामलों में क्यों पड़ रहे हैं? अगर पुलिस हमारी दुकान में आकर पूछताछ करेगी तो दुकान की बदनामी हो जाएगी। ये सुनकर मिस्टर लिम थोड़ी देर के लिए रुक गए। उन्होंने सोचा कि अभी तो कुछ पक्का नहीं है, बाद में देखा जाएगा। इस तरह एक ज़रूरी सूचना उस वक्त पुलिस तक नहीं पहुंच पाई। दूसरी ओर किम की सौतेली माँ यूनजीन पूरी तरह टूट चुकी थी। किम की मौत के बाद वह गहरे डिप्रेशन में चली गई थी। हालांकि वह किम की असली माँ नहीं थी, लेकिन उन्होंने हमेशा किम से सच्चा प्यार किया था। अब हर रात 10 बजे उन्हें किम की झलक दिखाई देती थी, कभी पार्किंग में तो कभी खाना बनाते हुए रसोई में। यूनजीन खुद को किम की मौत का जिम्मेदार मानती थीं। उन्हें लगता था कि अगर उस दिन वह स्कूल से किम को लेने गई होती तो शायद आज किम जिंदा होती। वहीं दूसरी तरफ कहानी का एक और किरदार है डॉनली, जो एक लोन शार्क यानी साहूकार है। वह ज़रूरतमंद लोगों को उधार तो देता है, लेकिन पैसे ना चुकाने पर उनकी बेरहमी से पिटाई भी करता है। इस बार उसकी गुस्से का शिकार बना खुद उसका मामा, जिसने न कभी डॉनली की मदद की और ना ही उसकी माँ की मौत पर उसे देखने आया। डॉनली अपने मामा की बुरी तरह पिटाई करता है और फिर अपने घर लौटता है। घर लौटने पर डॉनली देखता है कि सूंग ने अपनी कार उसकी पार्किंग स्पेस में खड़ी कर दी है। ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। हालांकि जब उसने सूंग को टोका तो सूंग ने बिना बहस किए गाड़ी हटा ली, लेकिन डॉनली ने चेतावनी दी, अगर अगली बार फिर मेरी जगह पर कार खड़ी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक दिन सोसाइटी के गार्ड मिस्टर हंग गीले और सूखे कचरे की छटाई कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि फ्लैट नंबर 102 में रहने वाले सूंग ने गीले कचरे में सूखा कचरा भी मिला दिया है। नियमों के मुताबिक यह गलत था, इसलिए उन्होंने वो कचरे की थैली उठाई और सीधा सूंग के पास पहुंच गए। लेकिन जब उन्होंने सूंग से पूछा तो उसने साफ इनकार कर दिया कि ये कचरा उसका नहीं है। इस जवाब से संतुष्ट न होकर मिस्टर हंग वहीं ज़मीन पर बैठ गए और थैली खोलकर देखने लगे कि अंदर क्या है। जैसे ही उन्होंने थैली खोली, उनके होश उड़ गए। अंदर से किम की स्कूल यूनिफॉर्म निकली। ये देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन इससे पहले कि वो किसी को कुछ बता पाते, सूंग ने पीछे से उन पर वार किया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। कुछ देर बाद किम की माँ यूनजीन जब सीढ़ियों से गुजर रही थीं, तो उन्होंने खून के धब्बे देखे। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही सूंग ने चालाकी से वहाँ रेड वाइन की बोतल तोड़कर फैला दी, ताकि ऐसा लगे कि वो धब्बे खून के नहीं बल्कि वाइन के हैं। इस चाल से यूनजीन भी भ्रमित हो गई।
रात के गार्ड मिस्टर होजी बार बार मिस्टर हंग से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्हें लगा शायद वो जल्दी घर चले गए होंगे। उन्होंने मिस्टर हंग के घर भी कॉल किया, पर वहाँ भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि मिस्टर हंग तो अब सूंग के फ्लैट में मरे पड़े थे। अगले दिन सूंग फिर से मिस्टर लिम की दुकान पर सूटकेस खरीदने पहुंचा। अब मिस्टर लिम का शक धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा था, क्योंकि सूंग 2 महीने में उनसे पहले ही 6 सूटकेस खरीद चुका था और इस बार वह एक नहीं बल्कि 2 सूटकेस खरीदने आया था। लिम को लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। इधर सोसाइटी की सेक्रेटरी किमकी भी मिस्टर हंग से संपर्क करने की लगातार कोशिश कर रही थी, पर कोई जवाब नहीं मिला। गार्ड की अचानक गैरहाजिरी ने उन्हें परेशान कर दिया। ऐसे में उन्होंने नाइट शिफ्ट गार्ड मिस्टर होजी से कहा कि वो दिन में भी ड्यूटी संभाल लें। हालांकि होजी डबल शिफ्ट के खिलाफ थे, फिर भी उन्होंने किमकी की बात मान ली। इसके बाद किमकी ने मिस्टर होजी को कुछ फ्लैट्स की जानकारी दी, जिनका पानी का बिल अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उन्होंने होजी से कहा कि जाकर चेक करें कहीं पानी की कोई लीकेज तो नहीं हो रही, अगर हो तो उसे ठीक कर दें, उसका खर्च मैं आपको दे दूंगी। किमकी के कहने पर मिस्टर होजी ने सबसे पहले फ्लैट नंबर 102 में रहने वाले सूंग को कॉल किया। उन्होंने पूछा, क्या आपके घर में पानी की कोई लीकेज हो रही है, क्योंकि आपके पानी का बिल अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस पर सूंग चिढ़ गया और बोला, मेरे नल में कोई लीकेज नहीं है और आगे से मुझे इस तरह परेशान मत करना। यह कहकर उसने गुस्से में फ़ोन काट दिया। जैसे ही सूंग ने फ़ोन नीचे रखा, तभी किमकी उसके फ्लैट का दरवाज़ा खटखटाने लगी। सूंग दरवाज़ा खोलने ही जा रहा था कि उसी समय फिर से मिस्टर होजी का कॉल आ गया। फ़ोन वाइब्रेशन पर था और गलती से सरकते हुए उस सूटकेस में जा गिरा जिसमें सूंग ने मिस्टर हंग की लाश के टुकड़े छिपा रखे थे। फ़ोन गिरते ही सूटकेस का ढक्कन खुद ही बंद हो गया। किमकी ज़बरदस्ती सूंग के फ्लैट में घुस चुकी थी। असल में सूंग कुछ ही दिनों में वो फ्लैट खाली करने वाला था और किमकी ये जांचने आई थी कि उसने फ्लैट को कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचाया है। उसका अचानक इस तरह आना सूंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। गुस्से में वो एक शोपीस उठाकर किमकी पर हमला करने ही वाला था, तभी उसने किमकी को किसी से फ़ोन पर बात करते सुना। वह कह रही थी, मैं अभी मिस्टर सूंग के फ्लैट में हूँ। यह सुनते ही सूंग ने अपने इरादे पर ब्रेक लगा दिया, क्योंकि अगर किमकी को मार देता तो ये बात सबको पता चल जाती कि आखिरी बार वो सूंग के घर में देखी गई थी और संदेह सीधा उसी पर जाता। कुछ दिनों बाद किमकी की बेटी यसो को सूंग के फ्लैट के बाहर मिस्टर हंग का टूटा हुआ चश्मा मिला। वो उसे लेकर मिस्टर होजी के पास जा रही थी, तभी रास्ते में उसकी मुलाकात यूनजीन से हो गई। यूनजीन अभी तक अपनी बेटी किम की मौत से उबर नहीं पाई थी और यसो उसे अपनी बेटी जैसी ही लग रही थी। अचानक उसे सामने देखकर यूनजीन डर गई, लेकिन फिर उसकी यूनिफॉर्म पर लिखा नाम देखकर खुद को संभाला और माफ़ी मांगते हुए यसो को अपने फ्लैट में ले गई। कुछ समय तक दोनों ने किम के बारे में बात की और फिर यसो वहाँ से निकल गई। जैसे ही वो फ्लैट से बाहर निकली, सूंग ने अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया और चुपचाप सीढ़ियों से उतरती यसो को घूरता रहा, मानो कुछ सोच रहा हो, कुछ प्लान कर रहा हो। उस समय यूनजीन भी अपने फ्लैट से बाहर झांक रही थी और उसने देखा कि सूंग छिपकर यसो को जाते हुए बड़ी गौर से देख रहा है, लेकिन सूंग को यह अंदाज़ा नहीं था कि यूनजीन उसकी हरकतों को देख रही थी। यसो ने मिस्टर होजी को मिस्टर हंग का टूटा हुआ चश्मा सौंप दिया और कहा कि यह उसे बिल्डिंग के सामने पड़ा मिला था। फिर वह स्कूल चली गई। यह चश्मा मिस्टर होजी के लिए एक अहम सुराग था। उन्होंने तुरंत टूलकिट उठाई और लीकेज की जांच के बहाने सूंग के फ्लैट पहुंच गए। सूंग ने दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया, लेकिन मिस्टर होजी ने शांत लहजे में कहा, ठीक है, अभी जा रहा हूँ, लेकिन शाम को म्यूनिसिपैलिटी की टीम आकर खुद लीकेज चेक करेगी। यह सुनकर सूंग घबरा गया और मजबूरी में दरवाज़ा खोल दिया। जब मिस्टर होजी बाथरूम की पाइपलाइन चेक कर रहे थे, उनकी नज़र दीवार पर खून के धब्बों पर पड़ी। एक कोने में बिखरे बाल और दूसरे कोने में एक बड़ा सा बंद सूटकेस रखा था। पास में ब्लीचिंग पाउडर के कई डब्बे भी रखे थे। यह सब देखकर मिस्टर होजी को पूरा यकीन हो गया कि इस सोसाइटी का असली कातिल कोई और नहीं बल्कि सूंग ही है। हालांकि इससे पहले कि सूंग उन पर भी हमला करता, होजी ने समझदारी दिखाई और कहा, आपके बाथरूम में तो सब ठीक है, शायद लीकेज ऊपर वाले फ्लैट में हो। इतना कहकर वो तेजी से वहां से निकल गए। जैसे ही होजी वहां से निकले, सूटकेस के अंदर रखे फोन में वाइब्रेशन हुआ और तब सूंग को याद आया कि उसका फोन वहीं बंद सूटकेस में गिर गया था। उसने सूटकेस खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नंबर लॉक था। मदद के लिए वह मिस्टर लिम की दुकान पहुंचा। सूंग ने मिस्टर लिम से नंबर पूछने की कोशिश की, लेकिन लिम ज्यादा मदद नहीं कर सके। तब सूंग ने उनका फ़ोन लिया, कहीं कॉल किया और जाते जाते मुस्कुराकर पूछा, मिस्टर लिम, आपको पिज़्ज़ा पसंद है ना? रात के करीब 10 बजे जब मिस्टर लिम अपनी दुकान बंद कर रहे थे, तभी सूंग वापस आया। उसने पीछे से वार करके मिस्टर लिम को बेहोश कर दिया और घसीटते हुए अपने फ्लैट में ले गया।
जैसा कि वो हमेशा करता था, इस बार भी सूंघ ने अपने और अपने अगले शिकार मिस्टर लिम के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। जब डोजी ने सूंघ का पिज़्ज़ा डिलीवर किया और वापस लौटने लगा, तभी उसकी नज़र उस नोट पर गई जिसमें खून के निशान थे। यह देख वह चौंक गया। संदेह के चलते वह बिल्डिंग की बालकनी से सूंघ के कमरे की ओर झांकने लगा। तभी सूंघ को भी महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन इससे पहले कि वह डोजी को पहचान पाता, मिस्टर होजी ने टॉर्च लाइट उसकी आंखों पर डालकर उसका ध्यान भटका दिया। सूंघ के चले जाने के बाद मिस्टर होजी ने डोजी को एक कोने में ले जाकर सवाल किया कि वो इतनी रात को क्यों झांक रहा था। डोजी ने घबराते हुए कहा, मैं तो बस पिज़्ज़ा देने आया था, लेकिन जो नोट उस आदमी ने दिया उस पर खून लगा हुआ था, और सबसे अजीब बात यह है कि वह हर 10 दिन में पिज़्ज़ा ऑर्डर करता है और अगले ही दिन शहर में किसी की लाश मिलती है। मुझे लगता है वही कातिल है। डोजी की बात सुनकर मिस्टर होजी गंभीर हो गए, लेकिन उन्होंने उसे चुप रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा, अगर वो आदमी सच में कातिल हुआ और तुमने पुलिस को जानकारी दी, तो वो तुम पर ही मानहानि का केस कर देगा। मेरी मानो तो घर जाओ, खाना खाओ और सो जाओ। वैसे भी रात के 11 बजने वाले हैं। असल में मिस्टर होजी को भी लगता था कि कातिल सूंघ ही है, लेकिन वे पुलिस के पचड़ों में नहीं पड़ना चाहते थे। सालों पहले उन्होंने गुस्से में आकर अपने एक साथी की हत्या कर दी थी। अब तक यह बात किसी को नहीं पता चली, क्योंकि दक्षिण कोरिया की स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन नीति के तहत अगर कोई अपराध 15 साल तक अनसुलझा रह जाए तो उस पर कभी भी कोई कार्यवाही नहीं की जाती। मिस्टर होजी के केस को 15 साल पूरे होने में सिर्फ 5 महीने बचे थे, इसलिए वे हर कीमत पर पुलिस से दूरी बनाए रखना चाहते थे। इसी वजह से वो हमेशा नाइट शिफ्ट करते थे, ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। एक रात सूंघ ने डॉनली को कॉल करके पार्किंग एरिया में बुलाया और उसे लड़ाई के लिए उकसाने लगा। हालांकि डॉनली ने उसे एक थप्पड़ मारा, लेकिन फिर भी सूंघ उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान थी, मानो वो अपना मकसद पूरा कर चुका हो। मार खाने के बाद सूंघ चुपचाप अपने फ्लैट लौटा। वहां उसने फावड़े के उस हैंडल को खोलकर उसी सूटकेस में रख दिया जिसमें उसने मिस्टर हंग की लाश के टुकड़े छुपा रखे थे। फाइट के दौरान डॉनली ने जिस फावड़े से सूंघ को पीटा था, अब उसी फावड़े के हैंडल पर डॉनली के फिंगरप्रिंट्स रह गए थे। यह सब सूंघ की एक चाल का हिस्सा था। उसने जानबूझकर डॉनली को फंसाने के लिए यह साजिश रची थी, ताकि वह उससे उस दिन के झगड़े का बदला ले सके। लाश को छिपाने के बाद सूंघ ने अपने प्लान का अगला चरण शुरू किया। यसो स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन जल्दबाजी में अपना फ़ोन घर पर ही भूल गई। सूंघ उस दिन यसो की हत्या करने और फिर सोसाइटी को हमेशा के लिए छोड़ने का इरादा कर चुका था। उसने चालाकी से यसो की मां किमकी से सोसाइटी की एक मीटिंग रखने का आग्रह किया, ताकि वह स्कूल से यसो को लेने न जा सके। सुबह से ही सूंघ यसो पर नज़र रखे हुए था, और यह बात मिस्टर होजी और यूजीन दोनों को महसूस हो चुकी थी। मिस्टर होजी को पूरा यकीन था कि सूंघ आज कुछ बड़ा करने वाला है। वे जानते थे कि अगर ऐसा हुआ तो पुलिस ज़रूर सोसाइटी में आएगी, और वे खुद पुलिस से दूर रहना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपना सामान बांधा और निकलने की तैयारी करने लगे। स्कूल जाते समय उन्होंने यसो से कहा, बेटी, आज चाहे कुछ भी हो जाए, स्कूल से अकेली वापस मत आना। यसो ने मुस्कुराकर जवाब दिया, फिक्र मत कीजिए होजी अंकल, मेरी माँ मुझे लेने आएंगी। यह सुनकर होजी को थोड़ी राहत मिली और वे सोसाइटी छोड़कर चले गए। उधर पुलिस को मिस्टर हंग की लाश मिल चुकी थी। उसके साथ एक सूटकेस मिला जिसमें मिस्टर लीम का फ़ोन और फावड़े पर डॉनली के फिंगरप्रिंट्स मौजूद थे। असल में सूंघ ने ही मिस्टर लीम के फ़ोन से डॉनली को कॉल किया था, ताकि उसे मिस्टर हंग और लीम के गायब होने के केस में फंसाया जा सके। अब तक वह इस चाल में कामयाब हो चुका था। डॉनली ने पुलिस को समझाने की कोशिश की कि वह रात अपने मामा के साथ था। जब मामा को बुलाया गया तो उन्होंने भी उसकी बात की पुष्टि की, लेकिन फावड़े पर लगे फिंगरप्रिंट्स पुलिस को उलझा रहे थे। तभी डॉनली को याद आया कि पिछली रात उसने वही फावड़ा सूंघ के पास देखा था। अब उसे समझ में आ गया था कि सारा खेल सूंघ का ही रचा हुआ है। अचानक पूरे शहर की बिजली चली गई, जिससे पुलिस स्टेशन अंधेरे में डूब गया। इस मौके का फायदा उठाकर डॉनली ने गार्ड की यूनिफॉर्म पहन ली और वहां से चुपचाप निकल गया। जब मिस्टर होजी को डॉनली की गिरफ्तारी की खबर मिली तो वे और घबरा गए। उन्होंने तुरंत सूंघ को कॉल किया, लेकिन सूंघ का फ़ोन तो सूटकेस के अंदर पड़ा हुआ था और वहीं वाइब्रेट करता रहा। सूंघ उस समय स्कूल की छुट्टी होने का इंतजार कर रहा था। दूसरी ओर किमकी सोसाइटी की मीटिंग में व्यस्त थी और इसीलिए यसो को लेने स्कूल नहीं जा सकी। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश देखकर यूजीन की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी बेटी किम की याद आ गई, जो उसी तरह की एक बरसाती रात में मारी गई थी। यूजीन कई दिनों से देख रही थी कि सूंघ लगातार यसो का पीछा कर रहा है। उसे अंदेशा हो गया था कि कुछ गलत होने वाला है।
इसलिए वह तुरंत छाता लेकर यसो को स्कूल से लेने निकल पड़ी। उधर मिस्टर लीम ने सूंघ की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए किसी तरह सूटकेस खोला और सूंघ के फोन से डोजी यानी पिज्जा डिलीवरी बॉय को मदद के लिए एक वॉइसमेल भेज दिया। जैसे ही वॉइसमेल गया सूंघ का फोन बंद हो गया। डोजी को जैसे ही वॉइसमेल मिला उसने नंबर को अपने कस्टमर डाटाबेस से मिलाया और तुरंत पहचान लिया कि यह सूंघ का नंबर है। उसने बिना देरी किए पुलिस को सूचित किया और सूंघ के अपार्टमेंट की ओर निकल पड़ा। दूसरी ओर मिस्टर होजी भागते हुए किमकी के पास पहुंचे और पूछा कि क्या यसो घर आ गई है। किमकी ने बताया कि यसो अभी तक नहीं लौटी और उसने आज गलती से अपना फोन भी घर पर छोड़ दिया था। यह सुनते ही मिस्टर होजी घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। किमकी स्कूल में लगातार कॉल कर रही थी और यूनजिन समय रहते यसो को स्कूल से ले चुकी थी। वहीं सुंग अपनी कार में बैठकर सही मौके का इंतजार कर रहा था, लेकिन यूनजिन जानबूझकर भीड़भाड़ वाले रास्ते से होकर यसो को ले गई, जिससे सुंग को मौका नहीं मिला। वह अपना प्लान बदलकर सीधा अपने अपार्टमेंट लौट आया, जहां वह मिस्टर लीम को खत्म करने का इरादा रखता था। घर पहुंचकर सुंग ने मिस्टर लीम को ढूंढा, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आए। तभी अचानक कोने से निकलकर मिस्टर लीम ने सुंग पर हमला कर दिया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। सुंग ने झट से रामपुरी चाकू निकाला और उसे मिस्टर लीम के पेट में घुसेड़ दिया। लीम तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़े। तभी दरवाजे की घंटी बजी। डोजी पिज्जा लेकर आया था। हालांकि सुंग ने कोई ऑर्डर नहीं किया था। डोजी ने कहा कि वह लकी कस्टमर है, इसलिए यह फ्री पिज्जा है। जैसे ही सुंग ने दरवाजा खोला, वहीं छुपे मिस्टर होजी और डोजी ने मिलकर उस पर हमला कर दिया। तभी डॉनली भी वहां पहुंच गया और बिजली भी वापस आ गई। कमरे में पड़े मिस्टर लीम को देख सब कुछ साफ हो गया। अब सबको यकीन हो चुका था कि असली अपराधी सुंग ही है। डॉनली ने गुस्से में सुंग की जमकर पिटाई कर दी। डोजी ने तुरंत 108 डायल कर एम्बुलेंस बुला ली। वहीं गुस्से से अंधे हो चुके मिस्टर होजी ने एक भारी चीज उठाकर सुंग के सिर पर दे मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कुछ देर में एम्बुलेंस आई और मिस्टर लीम को अस्पताल ले गई। डॉनली ने हत्या की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। मिस्टर होजी ने मन ही मन डॉनली को धन्यवाद कहा और हमेशा के लिए उस सोसाइटी को छोड़कर चले गए। कुछ ही समय बाद यूनजिन यसो को लेकर सोसाइटी में लौटी। उसे देख किमकी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। समय पर अस्पताल पहुंचने की वजह से मिस्टर लीम की जान भी बच गई। इस तरह एक जघन्य साजिश का अंत हुआ और हर किसी ने राहत की सांस ली। और इसी के साथ इस रोमांचक फिल्म की कहानी समाप्त हो गई।